आप प्लीज़ मेरे पापा को बताइए ना कि आपने मुझसे शादी कर ली है। मैंने आंसू से भीगे हुए चेहरे के साथ विकास को देखा। सबकी नज़रें मेरे ऊपर जमी हुई थीं। विकास ने चौंक कर कहा, झूठ क्यों बोल रही हो रुचिता? हमारी शादी कब हुई? मैंने बेयकीनी से उसे देखा। मुझे नहीं पता था कि सामने खड़े इस इंसान के इरादे क्या हैं, लेकिन इतना ज़रूर समझ आ गया था कि अब मेरे साथ क्या होने वाला है। तुम खुद अपनी मर्ज़ी से मेरे पास आई थी और मेरे साथ रह चुकी हो। अब पता नहीं क्यों झूठ बोल रही हो। तुमने ही तो कहा था कि तुम्हारे पापा कभी हमारे रिश्ते को नहीं मानेंगे, इसलिए तुम घर से भागकर मेरे पास आ गई थी। लेकिन अब तुम न जाने क्यों झूठ का सहारा ले रही हो। विकास ने सीने पर हाथ रखते हुए और चेहरे पर दिल जला देने वाली मुस्कुराहट लाते हुए कहा, और आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे ना कि आपकी बेटी मेरी बहन जैसी है। अब संभालिए अपनी बेटी को, क्योंकि आपकी बेटी मेरी बहन से भी गई गुजरी निकली। आपकी बेटी बिना शादी किए मेरे साथ रही है, और मैं ही क्यों, कोई भी गैरतमंद आदमी इस लड़की को कभी नहीं अपनाएगा। विकास ने ये कहते हुए पापा की तरफ देखा और जाने के लिए मुड़ गया, लेकिन जाते जाते उसने सौरभ भाई की तरफ भी देखा, जिनका चेहरा सफ़ेद पड़ गया था। विकास चेहरे पर वही मुस्कुराहट लिए वहाँ से निकल गया। कुछ पल के लिए भीड़ में खामोशी छा गई, जो मेरे पापा के थप्पड़ ने तोड़ दी, जो मेरे चेहरे पर पड़ा, और मैं लड़खड़ाकर ज़मीन पर गिर गई। पर ये थप्पड़ मुझे उतना नहीं लगा जितना थप्पड़ विकास मुझे मारकर गया था। उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं था। इस लम्हे चाची ने तेज़ नज़रों से मुझे देखा और गुस्से से बोली, तुम्हारे जैसी लड़की को तो पैदा होते ही मार देना चाहिए, जो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल ही नहीं रख सकी। चाची ने मेरे बाजू को ज़ोर से पकड़ते हुए मुझे खींचा और गुस्से से कहा, इस लड़की को इस कमरे में कैद कर दो, और जब तक मैं न कहूँ एक पानी की बूंद भी नहीं मिलनी चाहिए। उन्होंने मुझे पीछे धक्का दिया। मैं गिर पड़ी। मेरा माथा टेबल की नोक से टकरा गया और खून बहने लगा। मेरी मम्मी चीख उठी, लेकिन पापा ने उनकी कलाई पकड़कर रोक लिया। मेरी बुआ ने मुझे घसीटते हुए कमरे में धक्का देकर बंद कर दिया। आज बरसों बाद उनके दिल को एक ठंडक मिली थी, जबकि मैं उस बंद दरवाजे के पास घुटनों को सीने से लगाए कांपती रही। काश तू मेरे नसीब में होता, काश तू इश्क में यकीन करता, पर तू तो मीलों दूर है। मेरे साथ पल दो पल की हंसी भी तू रुलाकर ले गया। तेरा इश्क कमीना नहीं था, मेरा दिल ही भोला था, जो सब मान बैठा। अपनी आंखें बंद कर मैंने लंबी सांस ली और ज़ोर से चीखी। मेरी चीख इतनी तेज़ थी कि गला बैठ गया। आज मुझे मेरा इश्क इस भीड़ में सबके सामने दो कौड़ी का बनाकर चला गया। दिल के अंदर का दर्द तेज़ होता जा रहा था, जैसे मेरी आत्मा को सूली पर चढ़ा दिया गया हो। मैं फिर भी चीखती रही। मेरी चीखें बाहर तक सुनाई दे रही थीं। कुछ औरतें अपना मुंह ढककर खड़ी थीं। ये दूसरा हादसा था। ऐसा ही एक वाक़या 20 साल पहले मेरे पापा की बहन अनीता के साथ हुआ, और आज वही कहानी फिर दोहराई गई थी। किरदार बदल गए, लेकिन दर्द वही था। नहीं रुकिए, हाल ही में एक और किस्सा हुआ है। सौरभ भाई ने भी यही सब किया था। फ़र्क बस इतना था कि उन्होंने शादी करके रश्मि को धोखा दिया, और विकास ने तो बिना शादी किए ही मुझे ख़त्म कर दिया था। आज सज़ा तो बनती है। न विकास होटल से घर पहुंचा। उसके दिमाग पर हथौड़े चल रहे थे। वो खुद से भाग जाना चाहता था। तभी किसी ने पुकारा, भैया। वो रुका। उसके कदम जैसे थम से गए हों। उसके दिल ने धड़कना छोड़ दिया हो। वो रश्मि थी। वो उसे खुद बुला रही थी। विकास को यकीन नहीं हुआ। 1 साल बाद रश्मि ने उसका नाम पुकारा। वो मुंह फेरते हुए बहन के पास चला गया। रश्मि की आंखों में आंसू थे और चेहरे पर दुख की परछाइयाँ। कौन सा वार्ड दूँ आपको विकास? समझ नहीं आ रहा। आपने तो वो कारनामा कर दिखाया जिसे सुनकर तो कोई बुरा इंसान भी शर्मिंदा हो जाए। रश्मि की बातों में तारीफ नहीं, एक ताना था। उसने विकास का हाथ पकड़ना चाहा तो रश्मि ने हाथ झटक दिया और बोली, छूना मत मुझे। बोलिए, क्या मिला आपको ये सब करके? रश्मि बिलक उठी। सिर्फ इतना बता दो, क्या सच में रुचिता बिना किसी रिश्ते के आपके साथ रही? उसके सवाल पर विकास चुप होकर उसे देखने लगा। बोला, हाँ, सच में वो बात सच थी। वो बिना किसी जायज़ रिश्ते के मेरे फार्म हाउस पर मेरे साथ दिन और रात रंगीन कर रही थी। विकास का जवाब सुनकर रश्मि चीख पड़ी। रश्मि बोली, भैया,
सिर्फ मैं सच सुनना चाहती हूँ। आपने उसे भरी महफिल में बदचलन कह दिया। अगर वो आपके साथ 1 महीने से थी तो उसमें आपकी भी तो मर्ज़ी शामिल थी। फिर तो बदचलन आप भी हुए ना। सिर्फ औरतों को ही ये दाग क्यों दिया जाता है? क्यों उनके हिस्से में ही हर बार शर्मिंदगी आती है? वो तड़प रही थी, उसका गला काँप रहा था, आवाज़ भीग रही थी। तुम्हारे हिस्से में भी तो आया था ना वो 1 महीना। क्या वो सिर्फ रुचिता की गलती थी? आपने क्यों नहीं माना? विकास ने दर्द भरी आंखों से कहा, मुझे मत जोड़िए। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं टूट चुका हूँ। रश्मि बोली, ये सब कहकर आप अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकते। आज आपने एक मासूम लड़की को बेइज्जत किया है और मैं जानती हूँ कि रुचिता झूठ नहीं बोल सकती। रश्मि के इन शब्दों ने विकास को हिलाकर रख दिया। जैसे बिना हाथ उठाए रश्मि ने उसके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मार दिया हो। बहुत गलत किया है आपने भैया। सौरभ ने जो भी किया था वो 4 दीवारी के अंदर किया था, लेकिन आपने तो सबके सामने अपनी ही बहन जैसी लड़की को बेइज्जत कर दिया। वो लड़की जिसको आपने अपनी बाहों में रखकर दिन और रात अपने सीने से लगाया, आज उसी को दर्द देते हुए आपका दिल नहीं कांपा? क्या आपका दिल पत्थर का हो गया है? रश्मि की आवाज़ में कांपती हुई चीख थी और विकास को महसूस हो रहा था कि हाँ, सच में उसका दिल पत्थर बन गया है। बदला लेने की आग में उसने अपनी मासूम सी कहानी भी जला डाली। बताइए भैया, आपने इतना गलत कैसे कर लिया? क्या आपका दिल मान गया कि वो लड़की झूठी थी, जबकि वो तो आपसे सच्चा इश्क करती थी? उसने अपने घर से नाता तोड़ दिया, अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया और आप तोड़कर चले गए। मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपको अपना भैया कहती हूँ। विकास ने आंखें मूंद लीं और बोला, कुछ गलत नहीं किया, जो उन्होंने बोया वही काटा। ये बात तब तक अच्छी लगती है जब तक दूसरे की इज्जत पर बात नहीं आती, लेकिन जब अपनी इज्जत पर आती है तब समझ आता है कि दर्द क्या होता है। 1 साल पहले अपने गुरूर और घमंड में उसके पापा ने अपने ही बेटे से मेरी इज्जत की धज्जियां उड़वाई थीं। मुझे घर से निकाल दिया था। सब भूल गए, लेकिन मैं नहीं भूला। मेरे दिल में जो तूफान भरा था वो जब तक शांत नहीं होता, मैं कैसे माफ़ कर सकता था? मुझे सुकून मिला है, हाँ मिला है। रश्मि की आंखों में गुस्से और नफरत का तूफान था। फिर वो बोली, एक बार उस दिन को भी याद कर लेना जब एक मासूम लड़की अपने ही इश्क के हाथों मार दी गई थी। आपका सुकून भंग हो जाएगा। रश्मि बस इतना कहकर वहाँ से चली गई, जबकि विकास का वजूद जैसे किसी जलजले की जड़ में धंस चुका था। क्या आपको नहीं पता था कि बदचलन कहकर औरतों पर यूँ इल्ज़ाम लगाना उन्हें मार देने जैसा होता है? और सबसे बड़ी सज़ा तो उन्हीं को मिलती है जो ऐसा इल्ज़ाम लगाते हैं। सौरभ भाई अपने कमरे में थे। वो खुद को इस सब से अलग रखने की कोशिश में थे। मैं उनकी बहन 1 महीने पहले ही घर छोड़कर चली गई थी। बहुत ढूंढा गया मुझे, लेकिन मैं नहीं मिली। और फिर धीरे धीरे सबने भूलने की कोशिश की। और आज 1 महीने बाद जब उनकी सगाई की रस्म हो रही थी, जब घर मेहमानों से भरा हुआ था, तभी मैं लौट आई विकास के साथ और सबके सामने ये दावा किया कि मैं उसकी पत्नी हूँ। सौरभ भाई की आंखों में आग उतर आई। उन्होंने सामने रखी कांच की टेबल उठाकर दूर फेंक दी और वो फर्श पर टूटकर बिखर गई। वो आदमी जो शादी से इनकार कर रहा था और मैं जो उसकी और उम्मीद से देख रही थी, वही नज़रें 1 साल पहले रश्मि ने सौरभ भाई के लिए उठाई थीं। और तब सौरभ भाई ने पत्थर बनकर रश्मि को इज्जत से धक्का देकर घर से बाहर कर दिया। आज उसी रश्मि का भाई विकास अपना बदला सूद समेत ले गया था। सौरभ भाई चीखे, बहुत चीखे, लेकिन अब कोई भी उनके पास नहीं गया। हम दोनों भाई बहन एक साथ बर्बाद हो चुके थे और अब एक दूसरे को संभालने की भी ताकत नहीं बची। रात बीत चुकी थी, सुबह होने को थी। हवेली में जैसे किसी की मौत हो गई हो। हर तरफ सन्नाटा और उदासी फैली थी। चाची ने नौकरानी को डांटा, अरे ओ कलमुही, जल्दी कर, मेरे सिर में तेल लगा, मुझे नहाना भी है। नौकरानी डरते डरते उनके पास आई। चाची के चेहरे पर अजीब से आसार थे। शायद उन्हें यही सब देखना था। वही तो थीं जिन्होंने इस आग में घी डाला। मम्मी ने दूर से संतोष को इशारा किया कि वो जाकर मुझे देखे। उसने चुपचाप सिर हिलाया और दबे पांव उठी ताकि चाची को खबर न हो, वरना तूफान खड़ा कर देती। धीरे से दरवाज़ा खुला, लेकिन मैं अब भी ज़मीन पर बैठी थी।
घुटनों को सीने से लगाकर शरीर को मोड़े हुए। संतोष मेरे पास आकर बैठ गई। उसने धीरे से पुकारा, दीदी, एक ही दिन में आपका क्या हाल हो गया है। उसकी आवाज़ काँप रही थी, लेकिन मेरी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। उसने मेरा हाथ पकड़ना चाहा तो जैसे किसी ने आग के अंगारों को छू लिया हो। मैं बहुत तेज़ बुखार में तप रही थी। उसने माथे पर हाथ रखा तो उसके चेहरे पर डर उतर आया। दीदी प्लीज़ उठ जाइए, आपको बहुत तेज़ बुखार है। उसने मुझे सहारा देकर उठाने की कोशिश की, लेकिन मैं अब भी बिना पलक झपकाए उसी जगह जमी हुई थी। वो अब रोते हुए मुझे अपने सीने से लगा चुकी थी और मैं एक गहरी सांस भर चुकी थी। संतोष ने मुझे संभाला और बिस्तर तक ले आई। मेरी हालत देखकर उसका दिल फटने लगा। हमेशा औरत ही क्यों भुगतती है? सारे गुनाह मर्द करते हैं और बदला औरतों से लिया जाता है, या तो कुछ करके या फिर उन्हें छोड़कर धोखा देकर। संतोष ने हिचकियों के साथ फर्स्ट एड बॉक्स निकाला, मेरे माथे के घाव को धीरे धीरे साफ किया और पट्टी बांधी। दीदी आप यहाँ से चली जाइए, वरना ये लोग मुझे भी मार डालेंगे। मेरी बात अब आई भी तो संतोष के लिए वो खतरा बन गई थी। उसकी हमदर्दी के लिए मैं ज़िम्मेदार नहीं बनना चाहती थी। दीदी आप खुद को संभालिए, मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। नहीं संतोष, मुझे मेरे किए की सज़ा भुगतने दो। तुम अपने आप को तकलीफ़ में मत डालो। तुम्हारा क्या कसूर है? दीदी, मैंने जवाब दिया, मेरा कसूर बस इतना है कि मैंने एक ऐसे इंसान से इश्क कर लिया जो उस लायक ही नहीं था। मैंने अपना प्यार उस पर लुटा दिया जिसने मेरी आंखों में अपने वादों के ख्वाब दिखाए और फिर उसी भीड़ में मुझे रौंद गया। मैं रोते हुए हंस रही थी। मैं 1 महीने तक उसकी बाहों में रही, उसके साथ दिन रात जीती रही। उसने मुझे अपनी ज़िंदगी में शामिल किया और फिर सबके सामने कह दिया कि ऐसा कुछ था ही नहीं। मुझे एक झटके में बदचलन बना दिया। क्या मैं सच में बदचलन हूँ? मैं मासूमियत से संतोष से पूछ रही थी। वो रोते हुए बोली, नहीं दीदी, आप मेरी सबसे अच्छी बहन हैं। आप बिल्कुल भी वैसी नहीं हैं और ऊपर वाला सब देख रहा है। वो सबको उनके किए की सज़ा ज़रूर देगा। ये सब सौरभ भाई की वजह से हुआ है। उन्होंने रश्मि दीदी के साथ बुरा किया और उस दर्द ने विकास को बदल दिया। बदला नहीं था, ये प्यार का कत्ल था। प्यार की शुरुआत तो हमेशा मोहब्बत से होती है, लेकिन ख़त्म बेवफाई पर होती है। क्या तुम जानती हो कि पुष्पा ने अपने भाइयों को बचाने के लिए या सूरज को बचाने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन वो भी आखिर में बेवफा निकली। ये बेवफाई कोई नया खेल नहीं है, बस वक्त के साथ चेहरे बदलते रहते हैं। मोहब्बत सच्ची कहाँ रही है आजकल? हर कोई खुदगर्ज है। अपने को सही साबित करने के लिए विकास ने भी मुझे बेइज्जत कर दिया। जब मेरी आवाज़ भी बिल्कुल धीमी पड़ चुकी थी और मैं थक चुकी थी, मेरा गला बैठ गया। मैंने कल से कुछ नहीं खाया था, पानी तक भी नहीं पिया। संतोष भागी भागी गई और पानी का जग लेकर आई, साथ में गिलास, और नौकरानी को खाने के लिए बोल आई। उसने कहा, चाची को इस बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। दीदी ये पानी पीजिए। उसने मुझे ज़बरदस्ती पिलाया। मैं मुश्किल से 2 घूंट ही पी पाई थी। न जाने ये कैद कितनी लंबी चलनी है। मैं सिसक उठी। अगर पापा और चाचा का बस चलता तो मुझे अब तक मार ही चुके होते। फिर क्यों मुझ पर इतना तरस खा रहे हैं? क्यों मुझे ज़िंदा छोड़ा है? मैंने संतोष से पूछा, लेकिन उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। नौकरानी से खाना लाकर उसने ज़बरदस्ती मुझे खाना खिलाया और थोड़ा सा खाकर मैंने थाली छोड़ दी। संतोष मुझे दवाई देने आई और फिर चुपचाप बाहर निकल गई। अब मैं धीरे धीरे नींद की वादियों में उतरने लगी थी। तभी मुझे उसकी आवाज़ कानों में सुनाई दी। जब मैं विकास के पास गई थी, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता रुचिता, वापस लौट जाओ। मैंने आंखें खोली नहीं। मैं आपसे इश्क करती हूँ विकास, मुझे ऐसे मत लौटाइए। मैं उसके सीने से लगी हुई थी, मगर विकास ने बहुत सब्र से मुझे खुद से दूर किया और कहा, जानती हो ना, हमारी दुश्मनी को क्या कुछ नहीं हुआ। 1 साल पहले सौरभ ने मेरी बहन रश्मि के साथ जो किया, वो सब मेरी रगों में जहर बनकर दौड़ गया था। वो बेवफा निकला और अब तुम उसी की बहन हो। तुम भी बेवफाई करोगी। जब साथ देने का वक्त आएगा, तुम साथ छोड़ दोगी। मैं तुमसे मोहब्बत तो कर लूँ, लेकिन तुम्हारा भरोसा कैसे करूँ? मैंने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं अपनी जान दे दूंगी विकास, लेकिन ऊपर वाले की कसम खाकर कहती हूँ, मैं कभी बेवफाई नहीं करूँगी। और फिर वो शादी हो गई थी।
मैं सब कुछ छोड़ चुकी थी, अपने लोगों को, अपने घर को, अपने रिश्तेदारों को, सब विकास की मोहब्बत में। मैं फार्म हाउस में रुकी थी और उसी की होकर रह गई। विकास मुझे अपने फार्म हाउस में ले गया था, जहाँ हमने अपनी खूबसूरत ज़िंदगी की शुरुआत की, एक दूसरे की बाहों में। वो मुझसे कहता था, तुम जानती नहीं रुचिता, तुम मेरे लिए क्या हो। मैं उसकी भीगी नरम बातें सुनती रहती थी, जिनकी गर्माहट आज भी मेरे रगों में ताज़ा है। उन बातों में रातें पिघलती रहीं। पत्नी बनकर मैंने उसे हर तरह से खुश रखने की कोशिश की, उसके खातिर सारी दुनिया से नाता तोड़ लिया। दिन भर मैं फार्म हाउस में रहती, रात को विकास की बाहों में वक्त बीतता, और वो वक्त कितनी जल्दी गुजरता पता ही नहीं चलता। मैं करवट लेकर सीधी हुई और कमरे की छत को देखने लगी। तभी अचानक वो पल याद आया जब विकास ने कहा था कि आज मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। उसके शब्द आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। उसने मुझे तैयार होने को कहा था और मुझे पार्टी ड्रेस पहनवाई, फिर गाड़ी में बिठाकर अपने घर ले आया। विकास, ये आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हो? मैंने डरते हुए उससे पूछा। जान, अब कब तक ऐसे अकेले रहेंगे? कभी तो अपनों की ज़रूरत पड़ेगी ना हमें। और वैसे भी तुम्हारी हवेली में खुशी का मौका है, ज़रूर माफ़ी मांगेंगे तो सब माफ़ कर देंगे। विकास की बात पर मैंने कहा, नहीं, हमें कोई माफ़ नहीं करेगा। आप मुझे यहाँ से वापस ले चलिए, नहीं तो पापा आपको और मुझे दोनों को जान से मार देंगे। मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन विकास ने मेरा हाथ थामे रखा और बोला, मेरे होते हुए तुम इतना क्यों डर रही हो? चलो आज तुम्हारे पापा को भी देख ही लेते हैं। हवेली की दहलीज पर कदम रखते ही वो अंदर दाखिल हुआ। मैं उसके साथ थी और 1 महीने से विकास के साथ रह रही थी। मुझे देखकर सब लोग हैरान रह गए। सौरभ भाई की मंगनी की रिंग सेरेमनी होने वाली थी और विकास को इससे बेहतर मौका नहीं मिल सकता था अपना बदला लेने का। क्या हुआ अंकल, आपकी आंखों में ये बेचैनी क्यों? वैसे 1.5 महीने बाद अपनी बेटी को सामने देख कैसा लग रहा है आपको? हाँ, ये मैं आपको ज़रूर बता दूं कि इस पूरे वक्त आपकी बेटी मेरी बाहों में ही रही है। विकास की ये बात सुनकर पापा फ़ौरन से चिल्ला उठे, आवाज़ नीची रखिए, गला फाड़ने से सच नहीं बदल जाएगा। मैंने अपना मुंह मोड़कर विकास की तरफ देखा, जो अब मेरे लिए जहर उगल रहा था। उसने साबित कर दिया कि मैं उसके लिए सिर्फ एक मोहरा थी, मेरे भाई को गिराने का एक रास्ता थी, एक बदला। आपकी बेटी मेरी बहन से भी ज़्यादा गई गुजरी निकली। उसने तो कम से कम शादी की थी, लेकिन आपकी बेटी बिना शादी के मेरे साथ रही। अब आप संभालिए अपनी बेटी को, क्योंकि इस लड़की को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं क्या, कोई भी मर्द इसे नहीं अपनाएगा। बिना शादी के एक लड़की को अपनाना पाप है। ये सुनकर मेरी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने मुंह तकिए में छुपा लिया। अचानक मुझे नींद आ गई या बेहोश हो गई, मैं कह नहीं सकती, लेकिन मेरे होश हवास मेरे साथ नहीं थे। उसी वक्त विकास पंचिंग बैग पर लगातार अपने गुस्से के मुक्के बरसाए जा रहा था। 2 घंटे से ज़्यादा हो चुके थे। उसका पूरा जिस्म भीग चुका था, मांसपेशियां काँप रही थीं, पसीना बहकर कालीन में समा रहा था, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा था। उसकी आंखें उस जालिम सी रात की शिकायत कर रही थीं, जिसकी वजह से वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पा रहा था। उसके हाथों से खून बह निकला, लेकिन उसके मुक्के नहीं रुके। तभी दरवाज़ा खुला और रश्मि अंदर दाखिल हुई। बस कर दीजिए भैया, बस अब और मत कीजिए। ये सब करने से आपकी सज़ा पूरी नहीं हो जाएगी। अचानक विकास ने पंचिंग बैग रोक दिया। वो 2 हफ्तों से अपने कमरे में ही बंद था और सारा गुस्सा अपने ही अंदर की आग पर उतार रहा था। उसने तो वो सब कर लिया जिससे उसे सुकून मिलना चाहिए था, लेकिन उसे सुकून क्यों नहीं मिला, वो समझ नहीं पा रहा था। क्यों आई हो यहाँ रश्मि? उसने पूछा। आपके ज़मीर को जगाने आई हूँ। रुचिता भी तो उसकी बहन थी। रश्मि की बातों में एक कसक सी आई। उसमें एक जज्बात था। ऊपर वाले का वास्ता है भैया, अब तो समझ जाइए, अभी भी वक्त है। जाइए और रुचिता को अपना लीजिए। वो विकास का हाथ पकड़े खड़ी थी। विकास ने गुस्से में कहा, हरगिज़ नहीं, मैं उस लड़की की सूरत नहीं देखना चाहता। मैं अब उससे कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता। भैया, फिर तो आप सब कुछ खो देंगे। रश्मि ने दिल पर हाथ रख के तड़पते हुए कहा। विकास उसकी बात समझ ही नहीं सका। उसके घर वालों ने इन 15 दिनों में रुचिता का बहुत बुरा हाल कर दिया होगा। वो हर सज़ा सह रही होगी, पर अब उन्होंने हद कर दी है, वो उसे मार देंगे।
रश्मि की बात पर एक पल को विकास के दिल पर जैसे किसी ने जहर बरसा दिया हो, पर अगले पल को वो दिल को सख्त कर गया। उसने कहा, उनकी बेटी हैं, जो मर्जी चाहें उसके साथ करें, मुझे इससे क्या? वो नज़र चुराते हुए बोला था। रश्मि ने कहा, तो आपका उससे कोई भी ताल्लुक नहीं है? रश्मि के सवाल पर विकास का दिल चीर गया। नहीं, रश्मि ने कहा, और उसके बच्चे से? रश्मि के अगले सवाल पर विकास के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। उसकी सांस रुक गई थी, सीने में जैसे किसी ने बुरी तरह चाकू मार दिया हो। बच्चा, वो दोहराता हुआ खुद को अंधेरे की जड़ में महसूस कर रहा था। जी बच्चा, वो प्रेग्नेंट है और इस बच्चे को गिराने का हुक्म दिया गया है, और अगर उसने उन जालिमों की बात नहीं मानी तो उसे जहर देकर बच्चा और माँ दोनों को ख़त्म कर देंगे। पर आप फिक्र नहीं करें, आपका ना तो उससे कोई ताल्लुक है न उसके बच्चे से। न जाने किसका गंदा खून है, हमें क्या? विकास फौरन से चीखा। रश्मि, और उसकी दहाड़ इतनी ज़्यादा ऊंची थी कि हवेली की दरो दीवार तक कांप उठे। जब रश्मि के चेहरे को मुस्कान ने छुआ, ऊपर वाले का शुक्र है इस आदमी का ज़मीर तो जागा, वरना न जाने क्या से क्या हो जाता। संतोष लगातार बहुत ज़्यादा खामोश से मेरा ख्याल रख रही थी। इस एक हफ्ते में किसी ने भी मेरी खबर नहीं ली। मैं ज़िंदा भी हूँ या मर गई, अब तक मेरे लिए कोई भी फैसला नहीं लिया गया था। जबकि चाची लगातार सबको घुमा रही थीं, जैसे उन्हें सज़ा देने में देर नहीं लगानी चाहिए। बेटी हो या कोई भी, सज़ा देने में देर क्यों लग रही है? पर सब बिल्कुल चुप थे। पापा सोचते उनकी बेटी ने शर्मिंदगी से उनका सर झुका दिया। फिर भी ये सच था, वो कोई फैसला नहीं ले पा रहे थे। मेरी हालत देखकर संतोष ने बहुत खामोशी से मेरे घर पर ही प्रेगनेंसी टेस्ट किया, जो पॉजिटिव आया था। रुचिता दीदी, आप प्रेग्नेंट हैं। वो बात सुनकर मेरी सांस रुक गई। मैं गहरी सांस भरती संतोष के होठों पर हाथ रख गई। तुम प्लीज़ किसी को कुछ मत कहना, वरना ये जालिम लोग मेरे बच्चे को भी मार देंगे। मैं बहुत ज़्यादा दुखी थी, दर्द में थी, तकलीफ़ में थी, और यहाँ सब अपने दुश्मन बने हुए थे। ये बात छुप भी कहाँ सकती थी? हम दोनों ने तो छुपा लिया, लेकिन ये खबर किसी नौकरानी के ज़रिए चाची तक पहुँच गई, और वो फ़ौरन मेरे कमरे में पहुँच गईं और मुझे बालों से पकड़ते हुए कमरे से बाहर खींच कर लाईं और बैठक में पटक दिया कि मेरी कोहनी भी छिल गई। बदकिरदार औरत, तुझ जैसी बदचलन बेटी से तो अच्छा होता तू पैदा ही न होती। वो मेरे मुंह पर ज़ोरदार थप्पड़ बरसा गईं। क्या पागल हो गई हो तुम? छोड़ो मेरी बच्ची को। मेरी मम्मी ने फ़ौरन से चाची से मुझे छुड़वाना चाहा, तो वो बोली, तुम्हारी बेटी एक बदकिरदार लड़की है। 1 महीने से ज़्यादा वक्त वो बाहर रही, किसी गैर इंसान की बाहों में, बल्कि न जाने किस किस के साथ अपना मुंह काला करती रही होगी। पूछो इससे, खुद इसके इस नाजायज़ बच्चे का बाप कौन है, जो इसके पेट में पल रहा है। चाची अब भड़कती ही जा रही थीं, यहाँ तक कि सांस लेना भी भूल गईं। हवेली के अंदर के हिस्से में उस वक्त भूचाल आया हुआ था। चाची की बात सुनकर मम्मी का भी सांस सीने में ही अटक गया। पलटकर एक नज़र मुझे देखा। मेरी हालत देखकर वो अपने आंसू नहीं रोक पाईं। रुचिता, क्या ये सब सच है? तू माँ बनने वाली है? वो कांपते हुए मुझसे पूछ रही थीं। मैंने एक दुख भरी निगाहों से माँ को देखा। एक बेटी को, एक बहन को जो सज़ा देनी है दे दो, लेकिन अगर मेरे बच्चों को कुछ हुआ तो याद रखिएगा, इस पूरी हवेली को आग लगा दूंगी। मैंने एक एक शब्द पर जोर देते हुए निडर अंदाज में कहते अपनी माँ को चुप कर दिया। इसे तो मौत की सज़ा सुनानी चाहिए। न जाने किसका गंदा खून अपने अंदर लेकर इस हवेली में आ गई। वो फिर से मेरे ऊपर हाथ उठा चुकी थी, लेकिन इस बार मैंने उनकी कलाई गुस्से से जकड़ ली और एकदम झटके से छोड़ दिया। मैं बदकिरदार नहीं हूँ, और मेरे अंदर पल रहा ये फूल सा बच्चा भी नाजायज़ नहीं है। मैं अभी साबित नहीं कर पा रही, लेकिन जब वक्त आएगा ऊपर वाला खुद ही गवाही देगा। लेकिन अब अगर आपने मुझ पर हाथ उठाया तो आपको ये ज़रूर बता दूँ, अगर आप इस घर की बहू हैं तो मेरी रगों में भी इसी खानदान का खून दौड़ता है। मेरे इस दबंग अंदाज में एक पल को चाची भी गड़बड़ा गईं। संतोष, रुचिता को अंदर लेकर जाओ। संतोष फ़ौरन मुझे सहारा देते हुए अंदर लेकर गई। मेरी बेटी से दूर रहो, अपनी सज़ा का बदला मेरी बेटी से मत लो, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। मेरी मम्मी ने चाची से कहा था,
वो गहरी सांस भरती, अब कुछ और सोचने लगी। अगले कुछ दिन बहुत ज़्यादा खामोशी से गुजर गए और तभी संतोष ने चाची की सारी बातें सुन ली। वो मेरे लिए जहर उगल रही थीं ताकि मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएं। ऐसे में संतोष को समझ नहीं आया कि वो मुझे कैसे बचाए। उसने रश्मि को कॉल कर दी और सारी बात बता दी ताकि वो मुझे बचाने की कोशिश कर सके। रश्मि ये सब सुनते ही उस वक्त विकास के पास चली गई। न जाने वो विकास का ज़मीर जगा पाई थी या नहीं, ये तो वो भी नहीं जानती, लेकिन उसे ऊपर वाले से उम्मीद थी और ऊपर वाले ने कहा है, मैं अपने बंदों के ख्यालों के मुताबिक उन्हें देता हूँ। अगर वो अच्छा ख्याल रखें तो अच्छा, अगर बुरा ख्याल रखें तो बुरा। प्लीज़ रुचिता दीदी, आप यहाँ से भाग जाइए। सौरभ भाई भी यहाँ नहीं हैं, वरना वही आपको बचा लेते। आपको यहाँ से खुद को खुद ही बचाना होगा। संतोष, मैं तुम्हारा यह एहसान कभी नहीं भूलूंगी। इन सब ने तुम्हारे साथ भी अच्छा नहीं किया। वो बोली, मुझे पता है ये सब एक ड्रामा है। सौरभ भाई सिर्फ रश्मि दीदी के हैं और उन्हीं के रहेंगे। मैंने कभी कुछ और नहीं सोचा था। आप ये सब बातें छोड़िए और यहाँ से जाइए। वो मुझे दरवाजे की तरफ धकेल रही थी। उसने मुझे अच्छे खासे पैसे और एक बैग दिया जिसमें ज़रूरत की चीज़ें थीं, वो भी पकड़ा दिया। अगर उन्हें पता लग गया कि तुमने मुझे भगा दिया है तो वो तुम्हें मार देंगे। मुझे संतोष की फ़िक्र हुई। प्लीज़ दीदी, आप मेरी फ़िक्र मत करिए। अभी सिर्फ इस बच्चे की जान बचाना ज़रूरी है। अगर इसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। बस अब आपने हिम्मत नहीं हारनी है। ठोकर लगे तो गिर जाइए, फिर संभलना है, उठना है, खड़े होना है। बस ये याद रखना कि इस बच्चे को बचाना है, इस दुनिया में लाना है और ये साबित करना है कि ये बच्चा जायज़ है और इस बच्चे का बाप विकास ही है। संतोष ने मुझे गले से लगाते हुए हौसला दिया और हवेली के पिछले दरवाजे से मुझे निकाल दिया। संतोष मुझे वहाँ से निकाल चुकी थी और वापस आकर उसने मेरे बिस्तर पर तकिए जोड़कर रख दिए और उनके ऊपर कंबल डाल दिया। गहरी सांस भरती हुई वो आंसू पोंछती कमरे से बाहर निकल गई। थोड़ी देर बाद धीरे से दरवाज़ा खुला और एक चालाक नौकरानी, जो चाची की बहुत करीबी थी और उनकी राजदार भी, वो उस वक्त मुझे जहर का बड़ा इंजेक्शन लगाने आई थी। कंबल मुंह तक डाला हुआ था। उसे लगा मैं सो रही हूँ। नौकरानी को पसीना आने लगा, लेकिन उसे ये काम हर हाल में करना ही था, वरना चाची उसकी खाल उधेड़ देती। फिर उसने धीरे से कंबल हटाया और मेरे कंधे को तलाश करने लगी, लेकिन उसे वहाँ कंधा नहीं मिला। वहाँ तो तकिए थे। वो उलझ गई। मैं अगर होती तो उसे कंधा मिलता ना। उसने पूरा कंबल हटाया तो वहाँ तकियों की गंध लगी दिखाई दी और वो पूरी तरह बौखला गई। वो चाची के कमरे की तरफ भागी और उन्हें सब बताने लगी। थोड़ी ही देर में ये खबर पूरी हवेली में आग की तरह फैल गई। मैं यानी रुचिता हवेली से भाग गई हूँ। मेरे पापा और चाचा का तो दिमाग ही घूम गया था। चाची ने इतना हंगामा मचाया कि आधी रात को ही पापा ने अपने बंदे मेरी तलाश में भेज दिए। मैं अपना बैग कंधे पर डाले भाग रही थी। मुझे बस किसी तरह से यहाँ से निकलना था। आंखों से आंसू पोंछते हुए मैंने एक बार पलटकर देखा और बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। बस में बैठते ही मैंने अपना चेहरा अच्छे से ढक लिया और चारों ओर नज़र दौड़ाई। बस में गिने चुने लोग ही थे। मेरा दिल बुरी तरह घबराया हुआ था। ये बस स्टैंड हवेली से ज़्यादा दूर नहीं था और मुझे ये डर था कि अगर वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक आ गए तो क्या होगा। मैं खिड़की से बाहर देख रही थी, तभी मुझे कुछ गुंडे दिखाई दिए जो मुझे ही ढूंढ रहे थे। मेरी सांसें फूलने लगीं। मैं फ़ौरन बस से उतर गई और ख़ुद को छिपाते हुए वहाँ से दूर निकलने लगी। मैं वहाँ से भाग रही थी, तभी एक आदमी चिल्लाया, पकड़ो इसको। मुझे देख लिया गया था। मैं तेज़ी से भागी। मेरा बैग मेरे हाथ से गिर गया, लेकिन हाथ में पकड़ा खंजर मैंने नहीं छोड़ा। मैं भागती रही और मेरे पीछे 4 आदमी थे जो मेरे पापा के भेजे हुए गुंडे थे। उनमें से एक आदमी चाची का भी था। जिन लोगों को मुझे जान से मारने का हुक्म मिला था, तभी एक आदमी ने फ़ौरन मेरी तरफ चाकू फेंका जो मुझे लगने ही वाला था। उससे पहले ही किसी ने खुद को मेरी तरफ कर दिया। मेरा दिल धक से रह गया। मैं खुद को ज़मीन से ऊपर हवा में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी और फिर अपने पास एक मजबूत सीना महसूस हुआ। ये सब इतना अचानक हुआ कि मैं और वो आदमी दोनों ही समझ नहीं पाए। मैंने अपनी पलकें उठाकर उस आदमी को देखा जो मेरा मसीहा बनकर आया था। वो कोई और नहीं, विकास ही था, जिसकी नीली आंखें उस वक्त लाल अंगारे जैसी लगीं। मारो इसको, एक आदमी चिल्लाया।
विकास ने तुरंत मेरे हाथ से खंजर खींचा और जिसने मुझ पर चाकू चलाया था उसके सीने में वार कर दिया। वो वहीं ढेर हो गया, मुझे एक तरफ करते हुए। विकास ने बाकी तीनों को भी बहुत मारा और वो चारों उस वक्त आधी रात को सुनसान सड़क पर बेहोश पड़े हुए थे, शायद अपनी आखिरी सांस ले रहे थे। विकास ने पलटकर एक नज़र मुझे देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वो धीरे से चलता हुआ मेरे करीब आया। मैं बिल्कुल खामोश खड़ी उसे देख रही थी और अगले ही पल मेरे हाथ का एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके गाल पर पड़ा। लेकिन विकास ऐसे खड़ा हुआ था जैसे उसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। मैंने एक और थप्पड़ उसके दूसरे गाल पर जड़ दिया और फिर खुद ही मारती चली गई। विकास के गार्ड दूर खड़े अपने मालिक को पिटता हुआ देख रहे थे, लेकिन उन्हें वहां आने की इजाज़त नहीं थी क्योंकि विकास खुद अपनी मर्ज़ी से मार खा रहा था। मेरे हाथों में दर्द होने लगा। मैं काँप उठी। तभी किसी ने मुझ पर वार करने की कोशिश की, लेकिन विकास ने बीच में हाथ रखकर उस वार को रोक लिया। अब पापा ने अपने और आदमी मुझे मारने के लिए भेज दिए थे। मैं उसके सीने पर हाथ रखे खड़ी थी। खून विकास के हाथों से बहता चला जा रहा था। मैं सहमकर उसके सीने से चिपक गई और उसकी शर्ट को अपनी मुट्ठी में ज़ोर से पकड़ खड़ी रही। अगले ही पल विकास ने उस आदमी के हाथ से चाकू खींचते हुए उसे दूर धक्का दिया और चाकू को ज़मीन पर फेंक दिया। फिर अपनी पॉकेट से गन निकालते ही वो सीधा उसके पास चला गया। गोली की आवाज़ से मैं चीख पड़ी और विकास के सीने से ज़ोर से चिपक गई। मेरा जिस्म कांपने लगा। मैंने कब देखा था उसका ये रूप। 1 महीना तो वो मुझ पर बस अपनी नरम गरम बाहें और प्यार ही लुटाता रहा था, लेकिन उस वक्त वो एक बेरहम इंसान बन गया था। मुझे अपने आप की फ़िक्र हुई क्योंकि मैंने उसके चेहरे को थप्पड़ों से लाल कर दिया और होठ का किनारा भी फट गया था, लेकिन वो उस दर्द पर एक आह तक नहीं कर रहा था। मेरे पापा के भेजे हुए बाकी आदमियों को विकास के गार्ड सीधा मौत के घाट उतार चुके थे। मैं उससे डरकर पीछे हटने लगी। मुझे सामने खड़े इस इंसान से भी खतरा लग रहा था। मैं खुद को उससे भी बचाना चाहती थी। मैं उससे दूर होकर भागने लगी, लेकिन मेरे कदमों ने साथ नहीं दिया। मैं काँप रही थी। मेरा पूरा जिस्म जैसे खुद को पैरों पर डालने ही नहीं दे रहा था। मैं वहीं घुटनों के बल ज़मीन पर गिरने लगी। तभी विकास ने कमर में हाथ डालते हुए मुझे किसी कीमती चीज़ की तरह अपने सीने से लगा लिया। मैंने गहरी सांस लेकर उसे देखा। वो बेवफा जो मेरे लिए किसी ज़माने में सब कुछ था, वो उस दिन कह रहा था कि आपकी बेटी मेरी बहन से भी गई गुजरी है। उसने तो कम से कम शादी की थी, लेकिन आपकी बेटी बिना शादी के मेरे साथ रही। आप संभालिए अपनी बेटी को, क्योंकि ऐसी लड़की को मैं कभी नहीं अपनाऊंगा। मैं क्या, कोई भी गैरतमंद मर्द ऐसी लड़की को नहीं अपनाएगा। उसके ये शब्द मेरी आत्मा तक को अंदर से चीर गए। मैं उन शब्दों पर तड़प उठी। उनकी तेज़ी अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी और अगले ही पल मैं अपने होश और हवास खो बैठी। विकास ने मुझे अपनी बाहों में उठाते हुए गाड़ी की तरफ मोड़ा। उसके गार्ड को पता था कि इन बेहोश और बेजान आदमियों के साथ क्या करना है। गाड़ी वहाँ से दूर उड़ चली। उसी वक्त रश्मि घर में इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। उसे बार बार मेरी फ़िक्र हो रही थी। न जाने उसके भैया वहाँ पहुँचे भी होंगे या नहीं। वो सोच ही नहीं पा रही थी। मोबाइल उठाते हुए उसने विकास को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन स्क्रीन पर स्क्रॉल करते हुए सौरभ का आज का नोटिफिकेशन नज़र आया। रश्मि ने वो पोस्ट खोली तो देखा आज उसका कोई गाना कॉन्सर्ट था जो दुबई में हो रहा था, जहां वो अपनी आवाज़ के जलवे बिखेर रहा था और सबके दिलों में उतर रहा था। वहीं दूसरी तरफ उसकी बहन यानी मैं अपनी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी और वो बेखबर अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। रश्मि को बहुत गुस्सा आया। उसने मैसेंजर चेक किया और देखा कि वो ऑनलाइन था। उसने 1 साल बाद उस आदमी को कॉल मिलाई, अपने लिए नहीं, मेरे लिए, जिसे वो शायद भूल बैठा था। तीसरी बेल पर कॉल उठ गई। दोनों तरफ खामोशी छा गई और फिर सौरभ भाई की आवाज़ सुनाई दी, रश्मि क्या हुआ, तुम ठीक हो? अचानक वो परेशान हो गया। वो आदमी जिसने रश्मि को धक्के मारकर घर से निकाला था कि उसका किसी और से चक्कर है, वही आज उसकी आवाज़ से काँप रहा था। मेरी फ़िक्र मत करिए, रश्मि ने कहा, अपनी बहन को बचाइए, अपनी ज़िंदगी की अय्याशियों से थोड़ा बाहर आइए और अपनी बहन की खबर लीजिए। वो अपनी आवाज़ धीमी कर चुकी थी, लेकिन लहज़ा अभी भी कड़वा था। क्या मतलब?
सौरभ भाई के माथे पर बल पड़ गए। सारे मतलब आपको जल्दी समझ आ जाएंगे। मेहरबानी करके अपनी बहन को अपने ही घर के जालिमों से बचा लीजिए, वरना वो वक्त दूर नहीं जब आपके हाथ में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ भी नहीं बचेगा। वो हर शब्द पर जोर देती हुई कॉल कट गई और सौरभ भाई मोबाइल हाथ में लिए चुपचाप खड़े रह गए। न जाने कितने वक्त बाद रश्मि ने उनसे बात की थी, और अब की तो सिर्फ मेरी खबर देने के लिए। कहीं सच में घर पर कुछ बड़ा तो नहीं हो गया। सौरभ भाई का दिल घबराने लगा। उसने तुरंत घर पर कॉल मिलाई। कॉल जा तो रही थी, लेकिन कोई उठा नहीं रहा था। फिर उन्होंने मुझे कॉल की होगी, लेकिन मेरा नंबर बंद आ रहा था। अब वो बेचैन हो गए और तुरंत पहली फ़्लाइट से वापस आने का फ़ैसला कर लिया। विकास मुझे लेकर सीधा फार्म हाउस आया, वही फार्म हाउस जहाँ कभी हमारी दिन और रातें एक दूसरे की बाहों में बीती थीं। वो मुझे बहुत ही आराम से बिस्तर पर लिटाकर पीछे हट गया और मुझे सर से पाँव तक बेखुद और टूटा हुआ देखता रहा। फिर चुपचाप बाहर चला गया। उसने जुल्म तो अपनी बहन रश्मि पर होते देखा था, पर इस जुल्म का बदला वो मुझ जैसी नाजुक लड़की से क्यों ले रहा था? और मैं अपने ही घर वालों के जुल्म का शिकार हो गई, ठीक वैसे जैसे कभी विकास की अपनी बहन रश्मि हुई थी। विकास ने अपनी आंखें ज़ोर से बंद कर ली। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कोई बाप अपनी ही बेटी को मारने की हद तक जा सकता है। उसने भी तो अपनी बहन को हर हाल में संभाला था, तो क्या वो अपनी बच्ची को नहीं संभाल सकते? यही सोच विकास के अंदर जैसे आग सी भर गई। वो मुझे धीरे से कंफर्ट देकर बाथरूम की तरफ चला गया। अपनी शर्ट के सारे बटन एक झटके में तोड़कर शर्ट को दूर फेंक दिया। उसके भारी मसल्स उस वक्त और भी भारी लग रहे थे। उसका गुस्सा उसके पूरे जिस्म से बाहर निकलने लगा। शीशे में उसने अपना चेहरा देखा और खुद से ही नफरत सी महसूस करने लगा। वो कैसे इतना गिर गया कि जिस लड़की को उसने अपनी बाहों में रखा, जो उसे खुद से ज़्यादा चाहती थी, उसी को वो दर्द दे गया और सबके सामने उस ताल्लुक़ को नाजायज़ कह गया। उसके किरदार पर कीचड़ उछाली। शीशे में लगे अपने ही अक्स पर विकास ने एक ज़ोरदार मुक्का मारा। उसका हाथ जो पहले से ही ज़ख्मी था और ज़ख्मी हो गया, उसके अंदर के दर्द ने उसे कुछ महसूस नहीं होने दिया। वो बिना कुछ बोले शावर के नीचे खड़ा हो गया और अपनी आंखें बंद कर ली। मैं प्रेग्नेंट थी, उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी, और मेरे ही घर वालों ने उस बच्चे को मारने की कोशिश की। विकास ने एकदम से आंखें खोली और बड़बड़ाते हुए बोला, किसी को नहीं छोड़ूंगा। मैं हर उस आदमी को जान से मार डालूंगा जो रुचिता की तरफ आँख उठाकर भी देखेगा। मैं मार दूंगा। वो दीवाना होकर दीवारों से मुक्के बरसाने लगा। तुम लोग एक लड़की को नहीं ढूंढ पाए? कहाँ चली गई वो? मुझे वापस इस हवेली में चाहिए। अभी इसी रात उसे कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मेरे पापा आधी रात को गुस्से में अपने आदमियों पर दहाड़ रहे थे, जो खाली हाथ लौट आए, और पहले जो लोग भेजे गए थे वो तो लौटे ही नहीं। उनकी आवाज़ हवेली के दरों दीवारों तक को हिला रही थी। वो जब अंदर आए तो चाची पहले ही तूफान मचाए हुए थीं। देखा, मैंने कहा था ना, उसका कोई इलाज करवा लो। अब भाग गई है। अब देखो, इज्जत की जो बची कुची राख थी वो भी इस लड़की ने उड़ा दी है, आपकी बेटी ने। बहन के लिए तो आपने बड़ी सख्त सज़ा सुनाई थी, अब बेटी के लिए क्यों चुप हो गए? चाची ने पापा को भड़काने की कोशिश की, लेकिन मम्मी ने गुस्से से उन्हें देखा और बोली, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। मेरी बेटी को मैं खुद देख लूँगा, तुम्हें बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है। पापा इस बार खुद चाची पर बरस पड़े। हाँ, सच तो कड़वा होता है, लेकिन अब देखिएगा, आपकी बेटी इस घर से भागकर कौन कौन से तमाशे करेगी। न जाने किसका खून अपने पेट में लिए घूम रही है। चाची की बात पर पापा की आंखें लाल हो गईं। खबरदार, जो एक शब्द भी मेरी बेटी के बारे में कहा तो ज़ुबान तोड़ दूंगा मैं तुम्हारी। उनकी आवाज़ में ऐसा गुस्सा था कि चाची घबराकर पीछे हट गईं। ये वही पापा थे जो कभी मुझे कैद कर चुके थे और आज मेरे लिए सबके सामने खड़े हो गए। चाची भी हैरान रह गईं। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही आदमी हैं जो कभी एक शब्द नहीं सुनते थे। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक नर्म बिस्तर पर पाया। धीरे धीरे आंखें खुली तो छत पर घूमते पंखे को देखा। हर वो बात याद आई जो बीते कुछ घंटों में मेरे साथ हुई थी। मेरी आंखों से आंसू बह निकले। पिछले वक्त की यादें गूंज उठीं। प्लीज़ विकास, अब बस कर दो। मैं थक गई हूँ, मैं टूट गई हूँ। मैं उसके सीने पर सिर रखकर गहरी सांस लेते हुए बस इतना ही कह पाई, लेकिन वो भारी आवाज़ में बोला था, नहीं, अभी मेरा मन नहीं भरा, और फिर चुप हो गया।
मैं उसी बिस्तर पर पड़ी थी जहाँ कभी हमारी प्यारी यादें थीं, लेकिन उस वक्त वही बिस्तर मुझे कांटों सा चुभने लगा। मैंने उस चादर को मुट्ठियों में भींचा और बिस्तर का हुलिया बिगाड़ कर रख दिया। हाँ, वो ठीक है। विकास, जो बाहर गैलरी में खड़ा फ़ोन पर रश्मि को मेरे बारे में खबर दे रहा था, वो कॉल ख़त्म करके कमरे की तरफ दौड़ा, लेकिन जैसे ही कमरे के अंदर आया तो देखा कमरे का पूरा हुलिया बदल चुका था। मैं हिचकियों में रोती जा रही थी। मेरा ये रूप देखकर विकास की आत्मा तक काँप गई। वो मेरे करीब आया और मुझे थामने की कोशिश की, लेकिन मैं ज़ोर से चीख पड़ी, छोड़ दो मुझे, मत छुओ। मैं अब और नहीं टूटना चाहती। मैं खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करने लगी। दूर रहो, दूर जाओ, इतना चिल्लाई कि मेरी आवाज़ बैठ गई। मेरे गले में खराश पड़ गई। चुप, एकदम चुप, आवाज़ नहीं आए अब। वो मुझे सख्त गुस्से से बोल रहा था, मुझसे दूर हट जाओ वरना मैं खुद को कुछ कर लूँगी विकास। आज भी मैं उससे बिल्कुल भी नहीं डर रही थी। मैं इस वक्त बहुत निडर अंदाज में उसकी आंखों में आंखें डाले खड़ी हुई थी और मेरा ये अंदाज देखकर विकास हैरान होकर पीछे हट गया। मैं जिस हाल में थी उसे ही पीछे हटना था। मैं अपने जिस्म को साफ करने लगी जहाँ से विकास ने मुझे छुआ था। मेरी इस हरकत पर तो विकास का दिमाग पल में गर्म हो गया और मुझे वापस खींचकर अपने सीने से लगाकर बोला, कहाँ कहाँ से मेरे छूने के एहसास को साफ करोगी। तुम्हारे जिस्म के हर हिस्से को छूकर मैंने अपनी आत्मा की गहराइयों में उतार कर महसूस किया है। तो अब ये ड्रामा क्यों कर रही हो मुझसे? मैंने उसे ज़ोर से सीने से दूर किया, क्योंकि वो एहसास मेरे पति का था, मेरे पति का और एक जायज़ रिश्ते का, जो अब ख़त्म हो चुका है। अगर अभी तुमने मुझे छुआ तो मैं खुद को आग लगा दूंगी, समझे तुम? मैं बहुत तेज़ चीखी। विकास ने आगे बढ़कर मेरे गुलाबी होठों को अपनी गिरफ्त में लिया। मैं तड़पती रह गई। मेरी जान हथेली पर लेकर वो पीछे हट गया। अब अगर तुमने मेरा दिया हुआ कोई भी एहसास मिटाने की कोशिश की, रुचिता, आई एम सीरियस। तुम्हारी कंडीशन का लिहाज किए बिना इस वक्त तुम्हारी आत्मा में उतर जाऊंगा। वो मुझे गुस्से से देख रहा था, झटके से मुझे छोड़ गया। मेरे गुलाबी होठ उस वक्त सुर्ख लाल हो गए, लेकिन उसकी धमकी पर मैं कमज़ोर पड़ गई। वो बहुत ज़िद्दी था, मैं जानती थी। वो जो कहता है ज़रूर करता है। मुझे यहाँ से जाना है, इस कमरे में नहीं रुकना। दम घुट रहा है मेरा, मैं मर जाऊंगी। मैं अपना गला दबाकर चिल्लाई तो वो मेरी कलाई पकड़कर मुझे दूसरे कमरे में ले गया। वो कमरा भी हमारी यादों से भरा हुआ था। फार्म हाउस का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जो हमारी मोहब्बत की गवाही नहीं देता हो। मैं थक हार कर एक सोफ़े पर बैठ गई। मेरी अब इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं भी कुछ कहती या उससे लड़ती। निढाल होकर मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं। पानी का गिलास लेकर वो मेरी तरफ बढ़ा, पानी पियो। उसके लहजे पर मैंने आंखें ज़रा सी खोल कर उसे देखा और गिलास दूर हटा दिया। लेकिन उस वक्त मुझे सच में पानी की तलब हो रही थी। कितनी देर से मैंने कुछ नहीं खाया पिया था। उसने धीरे से गिलास टेबल पर रखा और फिर मेरे सामने कई तरह के खाने रख दिए, जिन्हें देखकर मैं ठिठक गई। विकास कमरे से जा चुका था। मतलब वो भी चाहता था कि मैं पेट भरकर खाना खा लूं, और वह ऐसा क्यों चाहता था मैं अच्छे से जानती थी। उसे भी बाकी मर्दों की तरह अपनी औलाद की ही फिक्र हो गई थी, और इसी फिक्र में वो मुझे यहाँ पर ले आया। अगर मैं प्रेग्नेंट नहीं होती तो ज़रूर इस आदमी ने भी मुझे मारने के लिए छोड़ दिया होता। मैं दर्द से आंखें बंद कर गई। मतलब हर दर्द में औरत की कोई वैल्यू नहीं होती। मैं थोड़ा सा आगे हुई और प्लेट में से चावल निकाल कर चम्मच से मुंह में डाल लिया। मैं सिर्फ इतना ही खाना चाहती थी जितना इस बच्चे को ज़रूरत थी। मैं अब इस आदमी से खाने पीने का रिश्ता भी नहीं रखना चाहती थी। मैं उसी हाथ से खा रही थी जिसने मेरे किरदार को दागदार किया। अचानक से फिर से मेरे दिल और दिमाग में दुख और गुस्सा भर गया और मैंने प्लेट वापस रख दी। हिम्मत करके उठी और दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। लड़खड़ाते हुए सीढ़ियों तक पहुंची ही थी कि चक्कर आने से मैं सीढ़ियों से नीचे गिरने लगी। विकास ने फ़ौरन आगे बढ़कर मुझे पकड़ लिया। उसने पुकारा, रुचिता। मुझे लगा जैसे मेरा दिल ही निकल गया हो। तुम ठीक हो? वो मुझे अपनी बाहों में भर चुका था। मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती तुम हो विकास। अब मैं बहुत हल्की आवाज़ में उसे रह रहकर सुना रही थी। काश तुमसे प्यार करने से पहले ही मुझे मौत आ जाती। खबरदार, जो ऐसा कुछ भी तुमने फिर से बोला तो उस शब्द को तुम्हारे हलक से खींचकर बाहर निकाल लूँगा। वो चिल्लाते हुए मेरी बात को काट गया और मैं एक कड़वी मुस्कुराहट अपने होठों पर ले आई
औलाद के खातिर कर रहे हो ना तुम ये सब। मेरी ये बात विकास के कदम रोक गई। यकीन करो, मर जाऊंगी, अपना बच्चा तुम्हें नहीं दूंगी। जो चाहे कर लो। मैं उसे ये बोलते वक्त दिल के टुकड़े कर रही थी, पर मैं अपने हक पर थी। जो कुछ विकास ने मेरे साथ किया, शायद वो उससे भी ज़्यादा बुरा डिज़र्व करता था। मुझे कमरे में वापस लाकर उसने अपनी गोद में मुझे बिठाया। मैं उसकी इस हरकत को देखती रह गई। जब उसने चावल का चम्मच मेरी तरफ बढ़ाया तो मैंने अपना मुंह फेर लिया। गोद से नीचे उतरना चाहा, लेकिन विकास की पकड़ बहुत सख्त थी। वो मुझे फिर से चावल खिलाने की कोशिश करने लगा तो मैं उसके सीने पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। विकास ने मेरी कमर को सहलाया और मुझे चुप कराया, शायद मेरा दिल हल्का हो जाए। क्यों किया मेरे साथ ऐसा? विकास, तुमने तो ना मुझे ज़िंदा छोड़ा, ना मरा हुआ। यकीन करो, तुम्हारी रुचिता उस दिन मर गई थी जब तुमने मेरे किरदार पर कीचड़ उछाला। मर गई थी रुचिता, जिसने अपना सब कुछ तुम पर लुटा दिया और तुमने सबके सामने मुझे बदचलन साबित कर दिया। रुचिता नहीं। वो एकदम तड़प उठा। सुनो विकास, पूरा सुनो। मैं हाथ खोलकर चीखी। मेरी चाची कहती रहीं, न जाने किस किस के साथ ये मुँह काला कर चुकी है और किसका नाजायज़ बच्चा पेट में पाल रही है। क्या मैं आपके अलावा औरों के साथ भी सोई हूँ? रुचिता प्लीज़, जिसने जो बोला है सबका हिसाब देना होगा, तो सबसे पहले तुम्हें मेरा हिसाब देना होगा। मेरी इज्जत को तार तार करने का जो तुमने किया है। हाँ, दूंगा सज़ा, बहुत सख्त सज़ा दूंगा खुद को, लेकिन अभी नहीं दे सकता। जब तक मुझे ये यकीन नहीं हो जाता कि मेरे जाने के बाद तुम और हमारा बच्चा सेफ रहोगे, तब तक नहीं दे सकता। उसकी बात सुनते हुए मेरे हाथ उसके कॉलर पर कसने लगे। वो जाने की बात कर रहा था। मैंने खाली खाली नज़रों से उसे देखा। खाना खा लो रुचिता, ये बच्चा मुझसे ज़्यादा तुम्हारा है। इसकी सलामती के खातिर मुझे बर्दाश्त कर लो। वादा करता हूँ फिर कोई शिकायत नहीं होगी। वो दर्द से बोल नहीं पा रहा था। मेरी तरफ चावल का स्पून बढ़ाया गया, जिसे मैंने आंसू बहाते हुए मुंह में रख लिया। सौरभ भाई ने घर जाकर बस धीरे से कहा, बताइए पापा, रुचिता कहाँ है? रुचिता मेरी बहन कहाँ है? हर जगह ढूंढ लिया, लेकिन कुछ भी पता नहीं चला। पापा खुद झुके हुए कंधों के साथ एक कोने में बैठे थे। उन्हें इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि अनजाने में उन्होंने अपनी बेटी को कितनी बड़ी तकलीफ़ दे दी। और अब इस रात से पर्दा उठ चुका था कि रुचिता विकास की पत्नी है। ये बात विकास की बहन रश्मि ने आकर बताई थी। वो वही लड़की थी जिसे उन्होंने घर से निकाल दिया था। उस पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लगाकर सबने उसे बुरा भला कहा था। सौरभ भाई ने भी उसे बहुत कुछ सुनाया था। वही लड़की आज उनकी बेटी की जान बचाकर उनके सामने खड़ी हुई थी। अब वो खुद को कैसे माफ़ करते? पल पल में मर रहे थे और सौरभ भाई के सवालों का जवाब किसी के पास नहीं था। सौरभ भाई ने गुस्से से कांपते हुए कहा, मैं एक बात आप सबसे कह देता हूँ। मैंने अपनी पत्नी के लिए सब कुछ सह लिया सालों पहले। आप सबने उसे बुरा भला कहा तो मैं चुप रहा, लेकिन अब अगर मेरी बहन के साथ भी वही सब कुछ हुआ है तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये कहते हुए वो दहाड़ते हुए गैलरी की तरफ बढ़ गए। तभी एक पुकार पर वो एकदम से रुक गए। आप रश्मि दीदी से पूछिए, शायद उन्हें कुछ पता हो। संतोष की बात पर वो बाहर निकल गए। अब उनका अगला रास्ता विकास की हवेली की तरफ था। कहीं न कहीं उनका दिल भी कह रहा था कि रुचिता वहीं होगी। जब सौरभ भाई हवेली के अंदर पहुँचे तो रश्मि उन्हें देखकर चौंक गई। सौरभ भाई उनका नाम लेकर दोहराते हुए उनके पास चले गए। रश्मि प्लीज़, मुझे बस ये बता दो, रुचिता कहाँ है? वो आते ही उनके दोनों हाथ पकड़कर सवाल पूछने लगे। रश्मि ने धीरे से अपने हाथ छुड़ाए और कहा, मुझे नहीं पता। तुम जानती हो, वो तुम्हारे भाई के पास है। मुझे पूरा यकीन है। प्लीज़ बता दो वो ठीक है या नहीं, किस हाल में है। मुझे अब सांस भी नहीं आ रही। मेरी गलतियों की सज़ा वो क्यों भुगते? वो अब वैसे भी टूट चुके थे। अपने घुटनों पर बैठ गए और जैसे उनके अंदर का सब कुछ बिखर चुका था। प्लीज़ सौरभ, यहाँ से चले जाओ। जो करना है घर से बाहर जाकर करो। मुझे नहीं पता आपकी बहन कहाँ है। मैंने तो सिर्फ आपको खबर दी थी ताकि आप जाकर अपनी बहन को बचा सको, पर आप यहाँ मुझे ही घेरने लगे हो। रश्मि, मुझे रुचिता चाहिए, हर हाल में, हर कीमत पर। तुम्हें मेरा साथ देना होगा। प्लीज़ यहाँ से चले जाओ और मुझसे किसी तरह की उम्मीद मत रखना।
अब हमारे घर का आपसे कोई रिश्ता नहीं है, जस्ट गो। रश्मि चिल्लाई तो उनकी आंखों से आंसू बह निकले। सौरभ भाई उनके आगे हाथ जोड़ गए। मैं मानता हूँ मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, जो चाहे सज़ा दे दो तुम मुझे, पर बस एक बार बता दो रुचिता ठीक है या नहीं। वो मेरे गुनाहों की सज़ा नहीं है। वो फिर से मेरे लिए पागल होने लगे थे। घुटनों पर बैठा वो आदमी आज रश्मि के कदमों में था, सर झुकाए माफ़ी मांग रहा था, लेकिन सिर्फ अपनी बहन के लिए। वो आज भी खुदगर्ज थे। रश्मि ने मुंह फेरते हुए अपनी आंखें पोंछीं और फिर एक कड़वी हंसी हंस दी। कितनी प्यारी होती है ना बहन। मैं भी विकास की बहन थी। मैंने भी तो उस लड़की को अपनाया था जिसे आप सबने ठुकरा दिया। लेकिन आपकी बहन को किसने अपनाया? आपने क्या? आपके पापा ने? या किसी और ने? नहीं, किसी ने नहीं। जब वो प्यास से तड़प रही थी, कमरे में बंद थी, तब कौन था उसके पास? उसे मेरे भैया ने अपनाया, उसे खाना दिया, उसे बचाया। अब जाओ इस यकीन के साथ कि आपकी बहन सही हाथों में है। रश्मि ने मुंह फेर लिया और सौरभ भाई उन्हें देखते रह गए। उसने बिना किसी ताल्लुक के भी रुचिता के लिए सब कुछ किया और फिर एक बार उसे बचा लिया। थैंक यू सो मच रश्मि। वो सच में उनका शुक्रिया अदा कर रहे थे। आप परेशान नहीं हो, बस इंसानियत अभी बाकी है। रश्मि की बात पर सौरभ भाई चुप हो गए। क्या तुम मुझे माफ़ नहीं कर सकती? कुछ पल खामोशी छाई रही। फिर रश्मि बोली, हर गुनाह की माफ़ी मिल सकती है, लेकिन जो कीचड़ किसी लड़की के किरदार पर उछाली जाए, उसकी कोई माफ़ी नहीं होती। शादी को सिर्फ 3 महीने हुए थे कि सौरभ भाई की चाची ने नफरत में आकर रश्मि भाभी पर बदचलन होने का इल्ज़ाम लगा दिया और उनके कमरे में एक अनजान आदमी को भेज दिया। रश्मि अपने बेकसूर होने की सफाई देती रही, चीखती रही, लेकिन किसी ने यकीन नहीं किया और सौरभ भाई ने उन्हें घर से निकाल दिया। वो हमारी चाची थी, लेकिन रश्मि और विकास की ज़िंदगी की सबसे बड़ी दुश्मन भी। उनके दिल में सालों से एक आग जल रही थी, क्योंकि वो विकास के पापा को दिल से चाहती थीं, लेकिन उन्होंने किसी और से शादी कर ली और इस मर्जी के खिलाफ जाकर मेरे पापा ने चाची को कमरे में कैद कर दिया था। न जाने कितने दिन वो उस कैद में रहीं और फिर वहीं से नफरत ने जन्म लिया। फिर वो नफरत उन्होंने अपने बच्चों तक पहुंचा दी। रश्मि को वो हवेली में कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उन्होंने ऐसा खेल रचा कि वो मासूम लड़की बेबस होकर सब कुछ झेलती रही। वक्त ने करवट बदली और तकरीबन 9 महीने बाद अस्पताल के कॉरिडोर में सब लोग खड़े हुए थे। तभी डॉक्टर ने जुड़वा बच्चे लाकर विकास की गोद में दे दिए। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया कहा, बच्चों के माथे पर प्यार से होठ रखे। वहीं पास में सौरभ भाई, रश्मि और पापा भी थे। सबने बच्चों को अपनी गोद में लिया। विकास ने इन 9 महीनों में किसी को भी मेरी खबर नहीं लगने दी, खुद ही मेरा ख्याल रखा। मेरी नफरत के बावजूद उसने मुझे पलकों पर बिठाकर रखा। पापा और सौरभ भाई ने बहुत कोशिश की मुझसे मिलने की, माफ़ी मांगने की, लेकिन विकास ने किसी को मेरी शक्ल तक नहीं देखने दी। अगर उस रात वो मुझे बचाने के लिए नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। हवेली के अंदर क्या चल रहा था उन्हें खबर तक नहीं थी। अगर मुझे जहर का इंजेक्शन दे दिया जाता तो क्या होता? वो मानता था कि वो खुद भी इस सब में ज़िम्मेदार था, लेकिन उसका कहना था कि कम से कम मेरी फैमिली तो मुझे समझ सकती थी, मुझे संभाल सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और आज जब मेरे बच्चों का जन्म हुआ तो मेरी ख्वाहिश पर वो मेरे घर वालों को बुला लाया। डॉक्टर से पूछा, क्या मैं अपनी वाइफ से मिल सकता हूँ? उसकी आवाज़ रोनिहाई थी, जैसे अंदर से टूट गया हो। डॉक्टर ने कहा, जी, अब उन्हें वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है, आप मिल सकते हैं। विकास भागता हुआ मेरे पास आया। मेरी आंखें बंद थीं, जैसे बहुत थक गई हूँ। तो बच्चों को दुनिया में लाना आसान नहीं था। मैंने आंखें खोली तो सामने वही चेहरा था जिसका 9 महीने इंतज़ार किया। पहला सवाल यही निकला, मेरे बच्चे कहाँ हैं? वो मुस्कुराया और कहा, महफूज हैं। मेरे माथे पर माथा रखकर गहरी सांस ली और मुझे देखने लगा। हमारी नज़रें मिलीं तो वो रो रहा था। बोला, अब मेरी सज़ा शुरू होती है। सब कुछ तुम्हें लौटा दिया गया है, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें वापस मिल गई है। अब मेरी सज़ा यही है, तुमसे दूरी और बच्चों से दूरी। विकास, मैं तड़प गई। 9 महीनों तक मैंने उसे सज़ा दी, क्या कुछ नहीं कहा, उसे धक्का दिया, लेकिन फिर भी वो मुझे संभालता रहा, मेरे नखरे सहता रहा। मुझे फिर से घमंडी बनाकर छोड़ दिया और अब खुद को सज़ा देने चला था। नहीं विकास, आपकी सज़ा मैं चुनूंगी। मैं अब उसे तुम नहीं बल्कि आप कह रही थी। जैसे मेरी नज़रों में उसकी जगह बदल चुकी थी। मैं जान चुकी थी कि उसकी सोच और उसकी सज़ा सिर्फ ऊपर वाला ही ख़त्म करेगा, और मैं पूरे यकीन से देख रही थी उसे
और प्यार से कहा, मैंने आपको माफ़ कर दिया। विकास को लगा जैसे उसे फिर से मुझ पर यकीन हो चला है। विकास ने जेब से एक छोटा सा पेन ड्राइव निकाला और सौरभ भाई को पकड़ा दिया। उसने बस इतना कहा, इसमें सब कुछ है। चाची की हर साजिश की सच्चाई, उनका कबूलनामा, उनकी चालाकी, उनकी लालच और वो हर बात जो उन्होंने छुपाई थी। सौरभ भाई ने बिना कुछ कहे ड्राइव लैपटॉप में लगा दी और जैसे ही वीडियो प्ले हुआ, कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। चाची की आवाज़ साफ सुनाई दे रही थी, मैंने ही सब कुछ प्लान किया था। विकास को बरगलाना आसान नहीं था। मुझे बस उसके सामने थोड़ी सी बातें उल्टी सीधी करनी थी और वो मेरी हर बात को सच मान बैठा। मैं जानती थी अगर रश्मि घर की बहू बनी तो हवेली कभी मेरे नाम नहीं होगी, इसलिए मैंने उसे बदनाम करने की ठानी। वीडियो में चाची की हंसी गूंजने लगी और वो साफ कह रही थीं, मैंने ही उसे कमरे में बंद करवाया और फिर उसकी हालत ऐसी बनाई कि सबको लगे कि ये लड़की गलत है। कमरे में रश्मि की आंखों से आंसू टपक रहे थे, पर अब वो आंसू दर्द के नहीं, सच्चाई के सामने आने की राहत के थे। पापा वहीं सोफे पर बैठ गए। उनके चेहरे पर गहरा पछतावा था। उन्होंने धीरे से कहा, मैंने अपनी ही बहू को बिना सुने, बिना समझे दोषी मान लिया। सौरभ भाई ने विकास की तरफ देखा और बोले, अब क्या करना है? विकास ने आंखें पोंछते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि जो गलत किया गया उसकी सज़ा दी जाए, जो सहा गया उसे इंसाफ मिले। रश्मि ने धीरे से बच्चों को उठाया और बोली, मैं कहीं नहीं जा रही, अब ये मेरा घर है और मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊंगी। सौरभ भाई ने पहली बार मजबूती से उनका हाथ थामा और बोला, अब ना तुम जाओगी ना मैं जाने दूंगा। इसी वक्त सौरभ भाई ने पुलिस को कॉल लगाया और सारा मामला बताया। अगली सुबह चाची को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई। हवेली के बाहर भीड़ जमा हो गई थी। हर कोई हैरान था कि जो इतने सालों से इस घर में रह रही थी वो इतना कैसे गिर सकती है। पर अब सबके सामने सच्चाई आ चुकी थी और रश्मि के चेहरे पर पहली बार सुकून था। सौरभ भाई उनके पास आकर बैठ गए और कहने लगे, मुझे नहीं पता मैं तुम्हारा भरोसा फिर से जीत पाऊंगा या नहीं, पर जब तक जिंदा हूँ तब तक तुम्हारे साथ रहूँगा। रश्मि बस मुस्कुरा उठी और सिर हिलाकर बोली, मुझे सिर्फ इतना चाहिए कि तुम अब कभी किसी की बातों में ना आओ। हवेली की हवाओं में बरसों बाद एक सुकून सा बहने लगा था। विकास ने मेरी ओर देखा और बोला, अब जो कुछ भी बाकी है वो मैं मिलकर ठीक करूँगा। इस घर में जो जहर भर गया था वो मैं खुद अपने हाथों से साफ करूँगा। मैं जानता हूँ मैंने बहुत कुछ खो दिया है, पर अब और खोने नहीं दूँगा। मैंने कोई जवाब नहीं दिया, बस अपने बच्चों के बाल सहलाते हुए खिड़की की ओर देखने लगी, जहाँ सूरज की हल्की किरणें कमरे की फर्श पर आ रही थीं। उसी वक्त नीचे से आवाज़ आई, मम्मी पापा चलो ना बाहर, चिड़िया के बच्चे दिख रहे हैं। विकास ने मेरी ओर हाथ बढ़ाया और कहा, चलो रुचिता, अब बच्चों को वो सब दे दो जो उन्हें बचपन में मिलना चाहिए। मैंने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से उसका हाथ थाम लिया। हवेली की सीढ़ियाँ जैसे बरसों बाद जिंदा हो उठी थीं। बच्चों की हंसी गूंज रही थी और उस हंसी के बीच विकास और मैं पहली बार एक साथ चल रहे थे। बाहर बगीचे में नीम के पेड़ के नीचे मैंने बच्चों को गोद में लिया और विकास उनके पास बैठ गया। वो पेड़ जो बरसों से सूखा पड़ा था, आज उसकी टहनियों पर फिर से नमी थी। शायद वक्त ने भी अब करवट ले ली। शाम को पूरे मोहल्ले में ये खबर फैल चुकी थी कि हवेली में बहुत कुछ बदल गया है। अब वो हवेली नहीं रही जहाँ सिर्फ डर और चुप्पी रहती थी। अब वहाँ रिश्तों की गर्माहट थी। रात को जब बच्चे सो गए तो मैं बालकनी में खड़ी थी। विकास भी वहीं आकर पास खड़ा हुआ। उसने धीमे से कहा, एक बात पूछूं? मैंने बिना देखे ही सिर हिलाया। अगर उस दिन तुम मुझे थप्पड़ ना मारती तो शायद मैं आज भी अंधेरे में होता। मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, और अगर तुम उस रात ना आते तो शायद मैं अब तक खुद को भी खो चुकी होती। विकास ने मेरी तरफ देखा और बोला, हम दोनों ने गलतियाँ की, पर अब जो हमारे पास है वो हमें बहुत संभाल के रखना है। मैंने उसकी तरफ देखा और धीमे से कहा, जो साथ चलना सीख जाए वो फिर मंजिल की जल्दी नहीं करता। और वहीं पर हवेली की रोशनी तन्हाई से भरी अंधेरी रात को रोशन करने लगी। मैंने जब पहली बार अपने दोनों बच्चों को गोद में उठाया था ना, तो ऐसा लगा जिससे दुनिया की सारी नफरत एक ही पल में धुल गई हो। विकास मुझे देख रहा था, बिल्कुल वैसे जैसे पहले दिन देखा था। उस दिन भी उसकी आंखों में सवाल था और आज भी, लेकिन फ़र्क बस इतना था कि आज उन आंखों में डर नहीं, सिर्फ प्यार था। वो मेरा हाथ पकड़कर बोला, रुचिता, अब और सज़ा नहीं चाहिए, अब सिर्फ ज़िंदगी चाहिए, तुम्हारे साथ, हमारे बच्चों के साथ। और मैं बस चुपचाप देखती
रही, उसकी आँखों में खुद को ढूँढती रही। कितना कुछ गुज़र गया इन 9 महीनों में, कितनी बार उसे देखा था, लेकिन कभी अपना नहीं माना। आज पहली बार लगा कि वो मेरा है और हमेशा रहेगा। मैंने उसके कंधे पर सिर रख दिया और उस एक लम्हे में जितनी भी थकन थी, जैसे सब उतर गई। पीछे खड़ी रश्मि दीदी मुस्कुरा रही थीं, जैसे उन्हें पता था कि अब मैं ठीक हूँ। पापा भी चुपचाप खड़े हुए थे, लेकिन मैंने उनकी आँखों में जो सुकून देखा ना, वो कभी भी नहीं देखा। पहली बार उन्होंने विकास के कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल बेटा, अब अपनी बीवी और बच्चों को घर ले चल। और मेरी आँखों से आंसू झरने लगे, लेकिन वो आंसू अब दुख के नहीं, वो आंसू सुकून के थे। जैसे मैंने खुद को माफ़ कर दिया, जैसे मैंने उसे भी माफ़ कर दिया था। और अब हमारी ज़िंदगी में वो चाची नहीं थी, वो नफ़रत नहीं थी, वो झूठ और धोखे की धुन नहीं थी। अब बस हम थे, मैं, विकास और हमारे 2 छोटे-छोटे बच्चे, जिन्हें देखकर ऐसा लगता जैसे ऊपर वाले ने हमारे हर टूटे हिस्से को जोड़ दिया हो। हम फिर से जी उठे थे, जैसे कोई नई सुबह हुई हो, जहाँ माफ़ी थी, प्यार था और उम्मीद थी। मैंने इस कहानी से यही सीखा कि जब तक इंसान के दिल में माफ़ करने की ताकत होती है, तब तक कोई भी रिश्ता ख़त्म नहीं होता, और जब तक अपने अंदर झाँक कर देखने की हिम्मत होती है, तब तक कोई भी गलती आखिरी नहीं होती। मैंने विकास को हर पल परखा, उसे तकलीफ़ दी, खुद को भी जला डाला, लेकिन उसने एक बार भी मुझे छोड़ा नहीं। मैंने अपनी नफ़रत में अपने सबसे अपने को भी अजनबी बना दिया, लेकिन उसने अपनी मोहब्बत में मुझे फिर से अपना बना लिया। जब कोई इंसान बुरे वक़्त में भी तुम्हें छोड़कर ना जाए, तब समझ लेना वो तुम्हारी ज़िंदगी की सबसे कीमती दौलत है। और जब तुम्हें लगे कि सब ख़त्म हो गया है, तब ऊपर वाला एक नई शुरुआत का दरवाज़ा खोलता है। इसलिए ज़िंदगी में कभी किसी की मोहब्बत को हल्के में मत लेना, और ना ही कभी माफ़ करने से पीछे हटना, क्योंकि माफ़ करने वाला कभी छोटा नहीं होता, और जिसे तुमने माफ़ किया हो, अगर वो सच्चा हो तो वो फिर कभी तुम्हें टूटने नहीं देगा। जिस दिन मैंने उसकी आंखों में खुद को टूटा नहीं, बल्कि संभलता हुआ देखा, उसी दिन समझ गई कि मोहब्बत हार कर नहीं, निभाकर जीती जाती है। वो मेरा सब कुछ खोकर भी मुझे हर दिन मेरी कीमत का एहसास दिलाता रहा, और मैंने हर दिन उसे खोकर भी खुद को उसकी अमानत समझा। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, वो नोटिफिकेशन वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।